नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे 22 तारीख की खबरों की और 23 तारीख की खबरों की बात करेंगे और इनमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं इन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर देखते हैं। एंड्रॉयड को टक्कर देने के लिए आया स्वदेशी भारोश। बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाने वाला प्रश्न है भारोश। प्रश्न तो इतना ही आ सकता है कि भारोश क्या है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और किसके द्वारा निर्मित हुई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहली बात है कि ये भारोश है क्या। तो ये है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहली बात तो है कि ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस प्रकार से एंड्रॉयड होता है, ये उसी प्रकार से एक ऐसा सिस्टम है जो मोबाइल को ऑपरेट करता है। उसका नाम है भारोस। अब ये बनाया किसके द्वारा गया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो निर्मित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो ये दो तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं बार बार, कंप्यूटर से संबंधित, मोबाइलों से संबंधित। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, ऐप के बारे में पूछा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये आ जाए कि भारोस क्या है, तो भारोस जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड की जगह पर काम में आ सकता है। ये स्वदेशी है, बिल्कुल भारत के द्वारा, भारत के अंदर निर्मित है, स्वदेशी है। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा, भारत के इंजीनियरों के द्वारा निर्मित है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। कि ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को टक्कर दे रहा है। इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारत के 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित कर सकता है। भारोस, जिसको BAROS कहे जाने वाले इस सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द सेल्फ हैंड सेल पर इंस्टॉल किया जा सकता है। ये एकदम सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जा रहा है। अब ये जो है आपका भारत जो है, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि स्वदेशी है, दूसरा, और ये आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया है। अब हम बात करेंगे कि इसकी फीचर्स क्या है। तो हमारे लिए तो काम की चीज़ इतनी है कि भारोस क्या है ये पूछा जा सकता है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर है और कुछ ऐसा चीज़ें दी जाएगी। तो हमें याद रखना है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये किसके द्वारा निर्मित है। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। या ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत का स्वदेश निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो वो भारोस है। तो इस प्रकार से प्रश्न इनके इर्द गिर्द ही बनेंगे। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि भारोस के बारे में सामान्य जानकारी, लेकिन एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए पूछा जा सकता है। एक है अधिक कंट्रोल, फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। एंड्रॉयड के मुकाबले ज़्यादा स्पेस देता है। किसी असुरक्षित ऐप का इस्तेमाल करने की बाध्यता नहीं है और अपने आप अपडेट होता रहता है। यहाँ सुरक्षा और निजता के सभी मानक पूरा करता है। तो ये दिया जा सकता है कि भारोस के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो ये दे देगा क्या, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका निर्माण आईआईटी मद्रास ने किया है, अपने आप ये अपडेट होता रहता है, या उपयुक्त सभी, इस प्रकार से दे सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि ये अपने आप अपडेट होता रहता है और किसी असुरक्षित ऐप का इस्तेमाल करने की बाध्यता नहीं है। अब इसका नाम भारोस क्यों दिया गया है, तो ये बात देख लेते हैं कि भारतीय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप ये कहें भारतीय, प्रश्न आ सकता है कि भारोस क्या है। तो भारतीय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बस ये इसका एक सफिशिएंट उत्तर और बेहतर उत्तर हो सकता है कि भारोस क्या है। तो ये हो जाएगा भारतीय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसके आगे वाली न्यूज़ देखते हैं। एक ये अपन ने कल बात की थी कि भारत के 21 जो द्वीप है उनके नाम जो है वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाने हैं।
तो इस पे हमने बात भी की थी कि एक रॉस द्वीप जो था उसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर रखा गया है, सुभाष चंद्र जी के नाम पे रखा गया है। उसके अलावा मेजर सोमनाथ के नाम पर एक सबसे बड़े अनाम द्वीप जो INAN 370 का नाम जो है वो परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ के नाम पर, शर्मा के नाम के, मेजर सोमनाथ शर्मा। जो काम की चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो अपन ने कल बात कर ली थी कि भाई 21 द्वीपों के जो है द्वीप हैं उनके नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखे जा रहे हैं। तो एक तो काम की चीज़ ये आ रही है, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखे हैं। तो उनका जो उत्तर हो जाएगा बेसिक 21 हो जाएगा। उसके अलावा इससे पहले वाले जो बेसिक प्रश्न अपन ने पढ़े थे कि भाई रॉस द्वीप का नाम क्या दिया है, शहीद द्वीप किसका नाम दिया है, स्वराज द्वीप किसका नाम दिया था, हैवलॉक द्वीप था, एक रॉस द्वीप था, इसका सुभाष चंद्र बोस नाम दिया गया है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना था। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई सबसे बड़े अनाम द्वीप INAN, तो अभी जो 21 नाम द्वीपों के नाम रखे जा रहे हैं उसमें से एक है INAN 370, इसका नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर किया जा रहा है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है। अब उसके अलावा ये 21 में देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 21 नाम याद करें, लेकिन ये INAN 370 जो सबसे बड़ा द्वीप था, सबसे बड़े अनाम द्वीप जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका नाम INAN दिया हुआ था, तो उसका नाम मेजर सोमनाथ शर्मा द्वीप किया जा रहा है। अब अब देखते हैं कि भारत के राजस्थान के संदर्भ में तो जो अपन ने कल लिस्ट देखी थी उसमें दो नाम मैंने बताए थे, एक तो शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, और दूसरा अपन ने देखा था हवलदार मेजर पीरू सिंह। तो इनके ऊपर प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में या अन्य परीक्षाओं में प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछा जाता है तो ये आ सकता है कि भाई राजस्थान की कौन से वो वीर हैं जिनके नाम पर ये द्वीपों के नाम रखेंगे। तो वो पहली तो बात है, दो नाम है, शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, और हवलदार मेजर पीरू सिंह। आपको पता होगा कि हवलदार मेजर पीरू सिंह जो थे वो राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। जो हवलदार मेजर पीरू सिंह है, हवलदार मेजर पीरू सिंह, ये राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और कई बार पूछा गया कि राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो उनका उत्तर जो है वो हवलदार मेजर पीरू सिंह हो जाएगा। इनको मरणोपरांत ये मिला था। अब इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि जिन द्वीपों का नामकरण परमवीरों के नाम से हो रहा है उनमें राजस्थान के जोधपुर जिले के मेजर शैतान सिंह का संबंध जोधपुर जिले से है और मेजर पीरू सिंह का संबंध झुंझुनू से है। ये आपको ध्यान रखना है कि हवलदार मेजर पीरू सिंह का संबंध झुंझुनू से है और मेजर शैतान सिंह का जोधपुर से है। और हवलदार मेजर पीरू सिंह थे वो राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। सेना की 13वीं कमांड की मेजर शैतान सिंह को 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान सुचुल सेक्टर में महज 120 सैनिकों के साथ 2000 से अधिक चीनी सैनिकों को खदेड़ने की बहादुरी दिखाने पर मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी तरह 6 राजपूताना राइफल्स के हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत ने 1948 में जम्मू और कश्मीर के तितवाल सेक्टर में पाकिस्तानी हमले के दौरान दुश्मन को 2 चौके पर कब्जा करने का अदम्य साहस दिखाकर प्राणोत्सर्ग किया था। इसके लिए 1952 में उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। 1952 के अंदर अब परमवीर चक्र मिला था मेजर हवलदार पीरू सिंह को और शैतान सिंह जी को मिला था 1962 के युद्ध के समय। दोनों को मरणोपरांत मिला था। तो पहले जो थे वो हवलदार मेजर पीरू सिंह थे। तो अभी काम की हमारी ये चीज़ है कि एक तो हमें याद रखना है कि पीरू सिंह का संबंध किस जिले से, शैतान सिंह जी का संबंध किस जिले से है। दूसरा ये रखना है कि पहले कौन थे, पीरू सिंह थे, और अभी जो 2 द्वीप है उनके नाम में से मेजर शैतान सिंह और हवलदार मेजर पीरू सिंह के नाम पर रखे जा रहे हैं जिनका संबंध राजस्थान से है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान से संबंध में कौन से 2 नाम है, तो वो मेजर पीरू सिंह और शैतान सिंह, ये ध्यान रखना है। टोटल 21 द्वीप है उनके नाम रखे जा रहे हैं और सबसे बड़ा INAN जो द्वीप था मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर इनका नाम रखा जा रहा है। चलिए आगे वाली न्यूज़ देखते हैं जो इस पर क्या प्रश्न बनता है। PM मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के ट्वीट शेयरिंग पे रोक। तो हमारे लिए तो ये काम किया कि आपको भी सुर्खियों में रहा है कि BBC के द्वारा PM मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है जिसका विरोध हो रहा है, कारण कि कुछ विवादास्पद मुद्दों के ऊपर इसमें दिखाया गया है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि
किस नियम के तहत ऐसा किया जा सकता है कि उसके ऊपर रोक लगा सकते हो कि कोई भी ऐसा कंटेंट है अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा है जो सही नहीं है, तो किस एक्ट के तहत ऐसा होता है? तो वो आईटी नियम 16 के तहत ऐसा भारत सरकार कर सकती है। आईटी नियम 16 के तहत ऐसा कर सकती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसी सामग्री 24 घंटे में हटानी होगी जो व्यक्ति की निजता को उजागर करती हो, किसी का प्रतिरूपण करती हो या मुफ्त चित्र हो, ये आदि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में दिए जा सकते हैं। तो हमारे लिए तो ये काम की चीज़ है कि भाई आईटी नियम 16 जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसके ऊपर, ये सुर्खियों में भी है और इस वजह से अभी जो बीबीसी ने जो हरकत की है उसकी वजह से ये सुर्खियों में है। तो आईटी नियम 16 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनको ये आदेश दिया जा सकता है कि वो ऐसी सामग्री को हटा दे जो किसी व्यक्ति की निजता को उजागर करता हो, किसी का प्रतिरूपण करती हो या मुफ्त चित्र हो। तो हमें आईटी नियम 16 याद रखना है। चलिए एक नाम याद रखते हैं, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान, बच्चों को बचाने आग में कूदा था अमित, मिलेगा वीरता पुरस्कार। अमित नाम आपको याद रखना है, अमित राज। अमित राज नाम याद रखना है, इनको मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। अमित राज कारण ये कि देखिए अभी तो 2021, 20, 21 और 22 में बहादुरी दिखाने के वाले देश के 56 बच्चों को, टोटल 56 बच्चों को जो है वो वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन इसमें से अमित राज केवल अकेले इंसान व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अमित राज जो है उनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्होंने 3 बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए खुद की ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया था और इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अमित राज जैसे बहादुर युवकों को हम सैल्यूट करते हैं। तो अमित राज को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया गया। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, देश की पहली इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन 26 को होगी लॉन्च। तो हमें इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन ध्यान रखना है कि इंट्रोनेजल जो है वो कोविड वैक्सीन है। इंट्रोनेजल का मतलब वो है जो नाक में डाली जाती है, नाक में डाली जाने वाली दवा जो है। अभी तो आपको पता होगा कि जो वैक्सीन है वो आपके इंजेक्शन के माध्यम से लगाई जा रही थी। यहाँ जो ये जो वैक्सीन है ये नाक में ड्रॉप के रूप में डाली जाएगी। तो इसको इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन कहा जाता है और इसका नाम है इनकोवैक। ये याद रखना है खास करके कि भारत की पहली इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि इनको ये जो इनको वैक है, इनको वैक करके वैक्सीन है, इनको वैक, ये आपको याद रखना है। ये जो है वो नोजल कोविड वैक्सीन है। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। इसको भारत बायोटेक ने बनाया है, भारत बायोटेक ने इसका निर्माण किया है। भारत बायोटेक ने इसका निर्माण किया है। तो हमारे लिए काम की चीज़ है कि भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन कौन सी है? तो इनकोवैक है, जिसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। तो ये हमारे लिए काम की चीज़ 26 जनवरी को ये लॉन्च की जा रही है। अब देखते हैं राजस्थान की कोटा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव। कृषि महोत्सव कहाँ हो रहा है? ये कोटा में हो रहा है। तो हमें तो इतना ही याद रखना है कि राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण का कृषि किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार कल से आयोजन होगा। तो हमारे लिए ये बड़ी काम की चीज़ है कि राजस्थान में हो रहा है कृषि महोत्सव। कहाँ हो रहा है? कोटा के अंदर, राजस्थान के कोटा के अंदर कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है कृषि मंत्रालय द्वारा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। हमें विशेषकर जो कंपटीशन है प्री एग्ज़ाम के लिए, इनके लिए 2 नाम हमें याद रखने हैं
कि ये पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया है, तो संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य प्रबंधन को, संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन, ये याद रखना है। संस्थागत श्रेणी के अंदर विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है कि संस्थागत श्रेणी के अंदर किसको दिया गया है, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। और दूसरा दिया गया है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को, लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। ये हमें ध्यान रखना है निश्चित तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के व्यक्ति और संगठनों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने तथा सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो एक तो कि ये पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, तो ये आपदा प्रबंधन के अंदर श्रेष्ठ काम करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। 2023 का किसे दिया गया है, वो संस्थागत श्रेणी के अंदर दो संस्थाओं को दिया गया है, एक ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, दूसरा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। ये विशेष तौर पर हमको याद रखना है, लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन। आप लिख के ले लीजिए, आने वाले एग्जामों में ये 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और आप ये 2 अंक निश्चित तौर पर आपको मिलने ही वाले हैं। दोनों का ही वर्ष 2023 के लिए आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट कार्य के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चयन किया गया है। ठीक है, अब एक देख लेते हैं अपन कि इसके लिए कितना पुरस्कार मिलता है। तो सुबह 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दी जाती है। इस पुरस्कार में चयनित संस्था को 51 लाख रुपए का नकद, 51 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार मिलता है, व्यक्ति को, तो इसमें 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। व्यक्तिगत मामले में ये 5 लाख रुपए का नकद प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो अभी तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं दिया गया, केवल संस्थागत श्रेणी के अंदर दिया गया और 2 संस्थाओं को ये दिया गया है, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, दूसरा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। तो ये चीज़ें हमारे काम की थी। तो आज यानी जो 23 तारीख और 22 तारीख के करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे और मुख्य मुख्य खबरें थी वो मैंने आपको बता दी। और आप यकीन मानिए कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको इनमें से आने वाली आगामी परीक्षाओं में इनमें से सवाल ही मिलने हैं। आपको इधर उधर होने की करंट के लिए कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर इन चीज़ों को याद कर लेते तो मुझे लगता है कि आने वाली परीक्षाओं में, जब से हमने ये सीरीज़ शुरू किए, और मैं जनवरी 2023 की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2023 से लेकर आगे हम इसी तरह के वीडियो जो बनाते रहेंगे, तो इनमें से ही आपके करंट के प्रश्न पूछने वाले। एक बार इसको समरी के रूप में मेमोराइज कर लेते हैं। हमने देखा था सबसे पहले कि भारोश जो है वो भारतीय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये स्वदेशी है, बिल्कुल ही भारत के द्वारा, भारत की आईआईटी जो मद्रास है उसके द्वारा ये बनाया गया है। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यह सुरक्षित ऐप का इस्तेमाल करने की बाध्यता नहीं देता है और अपने आप ये अपडेट होता रहता है। तो हमारे लिए बड़े काम की चीज़ें, बड़े काम का ये प्रश्न है। भारोस नाम याद रखना है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। विशेषकर आप ये याद रखें कि भारोस नाम का एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका निर्माण आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों या इंजीनियरों द्वारा किया गया है और ये स्वदेशी है। दूसरा हमने देखा था कि अंडमान निकोबार द्वीप के 20 जो द्वीप हैं उनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा जा रहा है। उसमें से 2 जो नाम है वो राजस्थान के हैं, जिसमें एक नाम मेजर शैतान सिंह का है, दूसरा नाम मेजर पीरू सिंह का है। इसके अलावा इस जो 21 द्वीप है उनमें से INAN 370 का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर किया जा रहा है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि मेजर पीरू सिंह का संबंध किस जिले से था और शैतान सिंह जी का संबंध किससे था। शैतान सिंह जी का संबंध तो जोधपुर से था और मेजर पीरू सिंह जी का संबंध जो है वो झुंझुनू से था। और सबसे राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता भी हवलदार मेजर पीरू सिंह हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि PM मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी BCC के द्वारा बनाई गई थी, उसको लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद उसकी शेयरिंग पे रोक लगा दी गई है, ट्वीट करने पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये किस नियम के तहत होता है? तो हमारे लिए ये काम की चीज़ें कि IT नियम 16 है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे सामग्री को 24 घंटों के भीतर हटाना होगा जो कि किसी व्यक्ति की निजता पर हमला करता है और उसको उजागर करता है या किसी का प्रतिरूपण करता है या मुआफड़ चित्र हो, तो ऐसे मामलों में IT नियम 16 काम करता है। एक अमित राज नाम हमें याद रखना है जिनको मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है और इस बार 56 बच्चों को जो है वो वीरता पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और देश की पहली इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन जो नाक में ड्रॉप के रूप में डाली जाएगी, इनकोवैक,
बना दी गई है और वो 26 जनवरी को लॉन्च होगी। इसको भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप मतलब आप समझिए कि ये प्रश्न तो परीक्षा में आने ही हैं। तो इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन ने नाक में डाली जाने वाली है। इनको भारत बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उसके अलावा हमने एक देखा था कि कृषि महोत्सव है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका नाम अब हो गया है। तो इसके द्वारा कोटा के अंदर इसका आयोजन 2 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन कोटा राजस्थान के अंदर किया जा रहा है। उसके अलावा हमने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न देखा था कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी के अंदर 2 संस्था को दिया जा रहा है। एक ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दूसरा है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। इन दोनों ही संस्था को दिया जा रहा था। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। आगे इसी प्रकार का वीडियो लेके मैं आपके सामने आऊँगा। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे ढंग से काम कर पाऊँगा। ये करंट अफेयर्स के रूप में आप निश्चित रहिए कि अगर जनवरी 2023 से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है और इसके आगे वाले महीनों में पूछा जाता है तो वो इसी वीडियो में से आएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।